गुड इवनिंग बच्चों। तो आज नीट 2021 के लिए हम वो चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 के इस साल के सिलेबस में नहीं है। क्लास 12 के बच्चों ने उसे नहीं पढ़ा और अगर नीट में वो चैप्टर आया तो हम कैसे उसको करेंगे। नीट में टाइम भी कम है ना। और हमारी कोशिश वही रहेगी जो हर चैप्टर के लिए है कि हम इस चैप्टर से 10 पॉइंट्स निकाल लें और उससे हमारा काम हो जाए। कोई भी चीज उससे बच के नहीं जानी चाहिए, लेकिन उन 10 पॉइंट्स को निकालने में हमें चैप्टर पूरा डिस्कस भी करना होता है, ये आप जानते हैं। तो दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नीट 2021 में जा रहे हैं और चैप्टर 9 क्लास 12 के सिलेबस से स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है नीट 2021 में, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस चैप्टर को ब्रेकअप करने जा रहा हूं, ठीक है, इनटू डिफरेंट पार्ट्स। और बच्चों को ये लगता है कि चैप्टर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, थियोरेटिकल है। मुश्किल नहीं है, थियोरेटिकल है। थॉरो स्टडी की जरूरत है, दैट्स ऑल। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप चीजों को कंपाइल अप कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें 4 टॉपिक हैं केवल। सिर्फ 4 टॉपिक। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, SCP सिंगल सेल प्रोटीन, और टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। सोचने की बात यह है कि एनिमल टिश्यू कल्चर क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनिमल्स में डिफरेंशिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट में डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है। इसलिए प्लांट के टिश्यू को इजीली हम कल्चर कर सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी सिंपल। अब अपना वही काम करेंगे। देखिए, आसान बनाने का तरीका क्या है। ये जो एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी जेनेटिक्स से आप जानते हैं। एक पॉइंट यहां से हम निकालेंगे, लेकिन जेनेटिक्स आपने पढ़ रखी है, तो जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें चैप्टर 2 भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12 का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया था, तो उससे रिलेटेड चीजें या एनिमल हस्बेंड्री से जो चीजें इन जनरल है वो सारे बच्चे जानते हैं कि डेयरी फार्म में क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्म में क्या करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सबसे ज्यादा, वो है पेज नंबर 168। यहां से तो एक पॉइंट हम यहां से निकालेंगे। अब आ जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है वो एनसीईआरटी से आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत टफ लगती है, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगा कि आपने जेनेटिक्स पढ़ रखी है। जेनेटिक्स के हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जो वर्ड्स गिवन है, जो टर्म्स गिवन है, जो प्रोसेसेस गिवन है, वो आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। क्यों डर रहे हैं भाई? बट मैं जो बोल रहा हूं मैं कुछ और बात कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्लांट ब्रीडिंग से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 पेजेस से आएंगे। पेज नंबर 173, 174, 175। अब बचे 2 टॉपिक, सिंगल सेल प्रोटीन और प्लांट टिश्यू कल्चर। पेज 176, पेज 177।
अब जरा टोटल बताइए। इन पेजेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेजेस का मतलब है कि आज से अगर शुरू करें, रोज एक पेज इनमें से पढ़ना है, तो जून तक, 30 जून तक, 25 26 27 28 29 30 जून तक ये चैप्टर इतना सॉलिड हो जाएगा, फिर आप कहेंगे, फिर आप दुआ मांगेंगे, काश इस चैप्टर से सवाल आ जाए नीट में, काश आ जाए, काश 2 आ जाए, 3 आ जाए, हम कर लेंगे, है ना। तो इतना आसान है चीजों को कंपाइल अप करके जब हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि एक एक करके मैं सबको डिस्कस कर रहा हूं, उससे पहले एक बच्चे ने एक डाउट पूछी है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले मैं वो बता दूं, वो इस चैप्टर से नहीं है, वो अलग से है, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेट एंड क्लैडोड। जब स्टेम लीफ लाइक बन जाए तो वो फाइलोक्लेड है। दो एग्जांपल हमने देखे थे, यूफोरबिया और अपंशिया, ठीक है। जब स्टेम फ्लैशी बन जाए और लीफ लाइक बन जाए, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो उसे फाइलोक्लेड कहते हैं। क्लैडोड ऐसी फाइलोक्लेड को कहते हैं जिसमें एक ही नोड हो, सिंगल नोड। एक नोड के साथ अगर स्टेम ये फोटोसिंथेटिक हो जाए तो उसे क्लैडोड बोलते हैं। एग्जाम्पल है एस्पैरागस। और ये सवाल मॉर्फोलॉजी से है, मॉर्फोलॉजी में एस्पैरागस बना हुआ भी है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया, सवाल भी क्लियर हो गया बच्चे का। अब इसके बाद में एक और स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इस चैप्टर में क्या हमें सारी स्पीशीज के नाम और डिजीजेस की जो टेबल्स हैं वो पढ़नी है। मैं बताऊंगा उसमें क्या पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए, एनिमल हस्बेंड्री में हमको ये बताया जा रहा है, पेज 68 और पेज 67, इससे जस्ट पहले, कि अगर हम लगातार, पहले इसकी बात कर रहा हूं, अगर हम लगातार इनब्रीडिंग करें, यू नो इनब्रीडिंग, कंटिन्यूअस सेल्फिंग और इनब्रीडिंग, जो जैसा है उसको वैसे के साथ ही क्रॉस करने को बोलते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। और सेल्फिंग, कंटिन्यूअस सेल्फिंग या इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी आ जाती है। ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब भी ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो पेरेंट लिए जाते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो ये एक मेरिट हो गया। एक और मेरिट है इनब्रीडिंग का, कोई बता सकता है क्या है। जो इंडिविजुअल बनते हैं वो होते हैं ट्रू टू टाइप,
ट्रू टू टाइप का मतलब पेरेंट जैसे, प्योर लाइन वो तो होमोजाइगस हो गया, ट्रू टू टाइप, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। होमोजाइगस का मतलब प्योर लाइन, ट्रू टू टाइप का मतलब भी प्योर लाइन। वो पेरेंट जैसे होते हैं, मतलब अगर हमें ये चाहिए कि पेरेंट जैसा ही डिजायर्ड कैरेक्टर हमको चाहिए तो हमें डेफिनेटली सेल्फिंग करानी है। कई बार ऐसा होता है कि जो कैरेक्टर पेरेंट में है वही कैरेक्टर हमें ऑफस्प्रिंग में चाहिए होता है, तो हम सेल्फिंग कराएंगे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कहने का तरीका एक ही है, बात एक ही बोल रहे हैं, लेकिन फायदे दो दिख रहे हैं हमें कि पेरेंट जैसी यील्ड हमें मिलेगी, राइट? नुकसान क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, loss of vigor to form hybrid, loss of vigor to form hybrid, हाइब्रिड बनाने का पोटेंशियल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी के पेज नंबर 168 पर। ये तो बात हो गई 167 की, जो छोटी छोटी बातें हम जेनेटिक्स से जानते हैं पहले से। एनिमल हस्बेंड्री में दूसरा काम जो हम करते हैं वो होती है आउटब्रीडिंग। क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, अभी बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है? आउटब्रीडिंग का मतलब क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स। अब ये डेफिनेशन ऑलरेडी किसी को दे रखे हैं, ये डेफिनेशन ऑलरेडी कहीं किसी को दे रखी है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। क्रॉस बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। अब देखिए कितना खुल करके चीजें सामने आ जाएंगी। तीन तरह की है ये पेज 68 से जो पॉइंट निकलेगा, जो सबसे ज्यादा नीट में आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है? और यहां पर एक एब्रीविएशन भी है, मोइट, आ सकती है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग and interspecific hybridization। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तीन तरह का है। जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं तो स्पीशीज और दूर होती चली जा रही हैं, रिलेशन और कम होता चला जा रहा है, ठीक? इसीलिए इसका नाम है आउट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट और अनरिलेटेड एनिमल्स। इसको नोट करिए जल्दी। What is outcrossing? क्रॉस बिटवीन सेम ब्रीड। अगर इतना लिख दिया तो ये इनब्रीडिंग की डेफिनेशन हो गई, और हम इनब्रीडिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आउट क्रॉसिंग पढ़ रहे हैं। नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट। नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट का मतलब होता है कि उनके एंसेस्टर कॉमन नहीं है 4 से 6 जनरेशन तक।
बुक में लिखा है दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। मैंने उसी बात को चेंज करके लिख दिया क्योंकि सवाल में ये लैंग्वेज आती है, नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट फॉर 4 to 6 जनरेशन, इसलिए मैंने लैंग्वेज बदल करके लिखा है। बात एक ही है, आप चाहे ये बोल दें दे शेयर नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, या आप ये बोल दें कि दे आर नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट फॉर 4 to 6 जनरेशन। इसके दो फायदे हैं आउट क्रॉसिंग के, पेज 168 पे लिखा है, दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि एक आउट क्रॉस से इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है इंडिविजुअल को, और वो हाइब्रिड बनाना शुरू कर देगा। उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर क्या होता है? ये गेन इन पोटेंशियल, गेन इन विगर टू फॉर्म हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाने का पोटेंशियल बढ़ जाता है एक आउट क्रॉस से, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। और दूसरा फायदा यह है कि जो एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया है, तो उसका आउट क्रॉस करा दीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, नोट करिए इसको। क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस बिटवीन different breeds, cross between different breed, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल यहां देखते हैं। bee canary eaves versus merino rams। ठीक है, बी कनेरी ईव्स और मैरिनो रैम्स। ईव कहते हैं शीप के मेल को, सॉरी फीमेल को, और रैम कहते हैं शीप के मेल को। तो शीप की फीमेल बी कनेरी, शीप का मेल मैरिनो। ये काम पंजाब में हुआ, ये तो भूलना ही नहीं है। और बनाया गया हिसारडेल इन पंजाब, बी कनेरी ईव क्रॉस विद मैरिनो रैम। सो इट इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप। इसके बाद आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस होता है, और वो आप जानते हैं म्यूल, फीमेल हॉर्स, जिसको बोलते हैं मेयर। एम फॉर मेयर, एम फॉर म्यूल। मेयर म्यूल की मां का नाम है, और मेयर क्या है? फीमेल हॉर्स, मेल डंकी। ठीक है, इससे बना म्यूल, लेकिन ये स्टेराइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसके बाद में आते हैं मोइट पर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की ये टेक्नोलॉजी है। तो जो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे लगते हैं, एक तो वो लगते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के, ये जरूर आता है, और दूसरा मोइट जरूर आता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, जो फीमेल एनिमल है, सपोज काउ, तो उसको एक ऐसा हार्मोन देते हैं जिसकी एक्टिविटी एफएसएच की तरह हो। एफएसएच नहीं देते, हार्मोन देते हैं, हार्मोन विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी। हार्मोन विद एफएसएच लाइक एक्टिविटी ये दिया जाता है। इससे क्या होता है कि उनमें सुपर ओव्यूलेशन होता है। So in place of one ovum which they usually give, वो 6 से 8 ओवा देती है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। फिर जो एम्ब्रियो होते हैं, अब 8 अगर हैं तो 8 एम्ब्रियो बनेंगे, 6 एम्ब्रियो बनेंगे, उनको नॉन सर्जिकली निकाला जाता है और फिर 8 डिफरेंट फीमेल के वोम में, यूट्रस में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक की जगह 8 इंडिविजुअल मिल रहे हैं, पूरा हर्ड, पूरा झुंड हमें तैयार कर रहे हैं। और जो फीमेल थी ओरिजिनल, वो दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाती है सुपर ओव्यूलेशन पे। ये जरूर पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं प्लांट ब्रीडिंग, पेज नंबर 173, 174, 175। प्लांट ब्रीडिंग में वही सारे काम होते हैं। देखिए मेंडल ने सबसे पहला काम क्या किया था जानते हैं? अब हम इसको प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते तो हमें मुसीबत लगती है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, बड़ा मुश्किल है। 5 मिनट में समझ में आ जाएगी प्लांट ब्रीडिंग आपको, 5 मिनट में। सबसे पहले तो ये देखिए कि डिजायर्ड कैरेक्टर क्या है। प्लांट को सिलेक्ट तो करिए। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया ना, ऐसे ही थोड़ी किसी भी प्लांट पे काम शुरू कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि आपके हिंदुस्तान में सपोज अगर कोई आम का पेड़ है उसमें 500 आम आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कोई पेड़ है उसमें 5000 आम आ रहे हैं, तो ये डिजायर्ड कैरेक्टर हुआ कि नहीं? बोलिए। अब यहां 500 आ रहे हैं, वहां पे 600 आ रहे हैं, तो वो कोई फर्क नहीं है। इतने कम डिफरेंस पर हम ब्रीडिंग नहीं करते। भाई हमें यील्ड बढ़ानी है, फास्ट ग्रोथ करानी है, डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करना है। ये 3 बेसिक मोटिव होते हैं प्लांट ब्रीडर के। 3 बेसिक मोटिव्स। क्या क्या? फास्ट ग्रोथ, हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। प्लांट का कुछ भी हो, एनिमल का कुछ भी हो, हम इतने लालची हैं कि हम इन कामों पे ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअली हम लालची नहीं है, हमारी पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसीलिए तो हमें सबको फीड कराने के लिए सब काम करने, ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया उसका इस्तेमाल करके हम ये सारे काम कर रहे हैं। खैर, तो प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं, चूजिंग ए डिजायर्ड कैरेक्टर। हमने देख लिया कि ऑस्ट्रेलिया में पेड़ में 5000 आम आ रहे हैं और हमारे यहाँ 500 आ रहे हैं। तो अब हम उस पेड़ को यहाँ कैसे लेके आए? उसके बीज को लेकर के आएंगे। तो जिस चीज से इंडिविजुअल का जर्मिनेशन हो उसे बोलते हैं जर्म प्लाज्म, और इसको कहां रखा जाता है? सीड बैंक, जीन बैंक। अब सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन आप एक फार्मर के लेवल पर सोचिए बच्चों। क्या फार्मर, मतलब आप सोच सकते हैं कि फार्मर क्या एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी से अपनी फील्ड के लिए पेड़ या बीज लेकर के आता होगा? धोती और कुर्ता पहन के कोई बंदा जा रहा है एक रिसर्च लैब में कि भाई मुझे जरा जीन बैंक में जाना है, सीड बैंक में जाना है, जर्म प्लाज्म चाहिए। कैन यू इमेजिन? ये ना हम वर्ड के मीनिंग नहीं देखते, मुसीबत ये है। इसलिए हमें हर चीज तकलीफ देती है। एंड द चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी टफ फॉर अस। ट्राई टू मेक इट इजी। आसान बनाने की कोशिश करिए बच्चों, आप बहुत काबिल लोग हैं। तो जर्म प्लाज्म, सीड बैंक, जीन बैंक इसमें रखा होता है। भाई मैं तो ये जानता हूं कि अगर किसी इंसान ने 20 बीघे जमीन ली, 20 बीघा,
या 100 बीघा कि मुझे आम का बाग लगाना है, तो वो जर्म प्लाज्म लेकर के आएगा सीड बैंक से, जीन बैंक से, और लगा देगा अपने 20 बीघे में। ये जानता हूं मैं तो। वो लेकर के आएगा आम की पौध। कुछ समझ रहे हैं? आम की पौध वही जर्म प्लाज्म है। आपने देखा है लोग साइकिल पे पीछे एक ट्रे में छोटे छोटे से कप में छोटे छोटे पौधे लेके जा रहे हैं यूकेलिप्टस के। यूकेलिप्टस की पौध वो जर्म प्लाज्म है। वो नर्सरी से लेकर के आया है जहां पर उसको बनाया गया है, उगाया गया है। दैट इज द जीन बैंक और द सीड बैंक। आया कुछ समझ में? और उसकी तैयारी ऑफ कोर्स रिसर्च लैब में हो रही है। वहीं से वो बना करके फिर सीड्स दे रहे हैं नर्सरी को। नर्सरी वाले उनकी पौध तैयार कर रहे हैं, वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमने समझ लिया भाई जर्म प्लाज्म, ऑस्ट्रेलिया से जर्म प्लाज्म ले आए। क्या लाए? सीड लाए भाई, आम का पौधे का बीज लाए या उसकी पौध ले आए पैक करा के अच्छे से कंटेनर में, जिसमें उसको हवा पानी रोशनी सब मिलती रहे, सॉर्ट ऑफ। यस और नो? तो ये हो गया आपका जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अब आप क्या करेंगे? अब आप उन पेड़ों को उगाएंगे और उनमें जो हेल्दी पेड़ होंगे उससे आप अपने प्लांट को, जो नेटिव वैरायटी होती है, उसके साथ क्रॉस हाइब्रिडाइज करेंगे। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, रीबैगिंग, लाइक दैट। और फिर जो आपको मिलेगा वो होगा हाइब्रिड सीड। लेकिन आप उसे अभी कुछ नहीं कर सकते। उस हाइब्रिड सीड को आप भेजेंगे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के पास, जो आपकी कंट्री की सीड कॉर्पोरेशन है। आप उसे देंगे कि मैंने ये हाइब्रिड सीड बनाया है। वो उसको टेस्ट करेंगे पूरी कंट्री में, इंडिया में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में। जहां जहां वो क्रॉप उगाया जाता है वहां वहां वो आपका बनाया हुआ बीज, मतलब आपका जो एक इनोवेशन है, उसको वो भेजेंगे, फार्मर के हाथ में देंगे। फार्मर की फील्ड में उसे उगाएंगे। फार्मर हमें बताएगा कि आपकी जो बात थी वो सही थी कि नहीं। 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूरी कंट्री में बन जाती हैं, जहां जहां भी वो प्लांट उगाया जा रहा है। फार्मर की फील्ड में टेस्ट होता है। कब तक? 3 ग्रोइंग सीजन। थ्री ग्रोइंग सीजन्स, ठीक है? 3 ग्रोइंग सीजन तक ये उगाया जाएगा। और तब तक अगर आपकी कही हुई बात सही हुई तो फिर उसको एक हाइब्रिड सीड का नाम देकर के लॉन्च कर दिया जाएगा। यह है पूरी कहानी। अब आ जाते हैं अपने पेजेस पर। पेज 173, 174, 175। आप मार्क करते जाइए, मैं बताता जा रहा हूं। पेज 173। सोनालिका एंड कल्याण सोना, ये वीट की वैरायटीज हैं। सोनालिका और कल्याण सोना ये वीट की वैरायटीज हैं, ठीक है? और इससे पहले डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम है, हु इज द पर्सन बिहाइंड ग्रीन रेवोल्यूशन। और इनके साथ ही इंडिया में है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनका नाम इस यूनिट की शुरुआत में लिया हुआ है, ठीक? तो सोनालिका और कल्याण सोना, दीज आर द वैरायटीज ऑफ वीट। उसके बाद में जया और रत्ना, दीज आर द वैरायटीज ऑफ राइस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन मनीला, फिलीपींस, IRRI। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन मनीला, फिलीपींस।
तो इसीलिए वहां से जो भी वैरायटीज आती हैं उनका नाम होता है IR। जैसे यहां लिखा भी है IR8। IR8, व्हाट इज IR8? तो आप क्या बोलेंगे? सेमी डार्क वैरायटी है ये। या इससे ड्राइव की गई है सेमी डार्क वैरायटी IR8। और तेचुंग नेटिव 1 ये भी राइस की है, ये ताइवान से है। पेज 174, टेबल 9.1। और टेबल 9.2 पेज 175। मैं तो ये कहता हूं कि ये दो टेबल अगर आप रोज एक एक बार देखें तो 5 दिन में ये सॉलिड हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा ये कर लो वो मत करो, आप सभी करिए बच्चों। इन दोनों टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें 10 पॉइंट्स भी बनाने हैं, तो 10 पॉइंट में सबसे पहला जो होगा, अभी ये दूसरा या तीसरा पॉइंट है, हिमगिरी। इसे छोड़ना मत, हिमगिरी पक्का लिखिएगा, ठीक है। वीट की वैरायटी है, रेजिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, हिल बंट और पूसा कोमल। ये दो मैं बोलूं। और इसी पेज 174 के लास्ट में वैरायटी ऑफ भिंडी, ओकरा, प्रभानी क्रांति, प्रभानी क्रांति, रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस, ठीक है। एक इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो भी दूर कर लेते हैं। टेबल 9.1 और टेबल 9.2, इसमें एक चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को, उस कंफ्यूजन को आप साथ में रख लीजिए, कभी होगा ही नहीं कंफ्यूजन। ये सब पॉइंट चल रहे हैं। अब कितने पॉइंट हो गए इस चैप्टर के बच्चों? जल्दी बताइए। इस चैप्टर के कितने पॉइंट्स हो गए? बताइए जल्दी। फोर, ये फिफ्थ पॉइंट बना लीजिए, ये जो मैं बता रहा हूं।
देखिए ये डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, डिजीज रेजिस्टेंस इसमें है, ठीक है। और टेबल 9.2 में पूसा स्वानी, स्वर्णिम स्वानी, सवानी, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है भिंडी की, ओकरा भिंडी, ठीक है। पेस्ट से बचाने के लिए प्लांट्स में वो फीचर डाले जाते हैं जिनसे पेस्ट भागते हैं। अब अगर पत्तियां स्मूथ होंगी तो पेस्ट काटेगा, और पत्तियां अगर हेयरी होंगी तो भाग जाएगा। स्टेम अगर हॉलो होगी तो आसानी से कट जाएगी, जो स्टेम सॉफ्ट लाई होती है, स्टेम बोरर होते हैं। और अगर स्टेम सॉलिड होगी तो पेस्ट भागेगा। मतलब केमिकल और फिजिकल फीचर देखे जाते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए। ये बात लिखी हुई है पेज 175 पर, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड हाई हो, नाइट्रोजन कम हो, शुगर कम हो, नेक्टर लेस हो, तो इन सब से कीड़े भागते हैं पेड़ों से। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो शुगर, लो नाइट्रोजन, यू नो, ये सारे फीचर्स हैं जिनसे के स्टेम से या प्लांट से जो स्टेम बोरर्स होते हैं वो भागते हैं। नेक्टर ना हो तो आएंगे ही क्यों? यस और नो? बस एक बात का ध्यान रखेंगे, किताब के अंदर बताया तो बहुत कुछ है। अगर कोई भी आपसे ये पूछे कि आपको डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनानी है, तो जो आपका कल्टीवर है, जो आपने बनाया है, उसको आप किसके साथ क्रॉस करेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बन जाए? तो आपको पता है कि जो प्लांट नेचर से आते हैं उनमें डिजीज रेजिस्टेंस होती है, तो आप वाइल्ड के साथ क्रॉस करिए, वाइल्ड रिलेटिव के साथ। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए वाइल्ड रिलेटिव के साथ क्रॉस कर दीजिए, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बने। क्योंकि वाइल्ड डोमिनेंट भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज मत भूलिएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 6 फॉर यू। पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वानी, इसमें कंफ्यूजन होता है, सवानी। और फिर हम ये जानते हैं बच्चों कि अगर हम न्यूट्रिशियस क्वालिटी बढ़ाएं, अपने क्रॉप्स में, अगर हम ये चाहते हैं कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल फैट्स हैं, वो हमारे क्रॉप में हो, वो हम उनमें बढ़ाएं, तो इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग फॉर इंप्रूव्ड फूड क्वालिटी। अब यहां पर एक बात और लिखी है, देखिए आपने देखा सोनालिका और कल्याण सोना ये वीट की वैरायटीज थी, जय और रत्ना ये राइस की वैरायटीज थी। अब और बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 176 पर हमारी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, इन 2000 मेज वैरायटीज, नाम नहीं लिखे, जिसमें अमीनो एसिड ज्यादा थे, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एसेंशियल होते हैं, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन ये ज्यादा थे, हाई, उनके नाम नहीं दिए,
तो नाम आपको पता होने चाहिए। फिर से बता रहा हूं, सोनालिका और कल्याण सोना ये व्हीट की वैरायटीज हैं, जया और रत्ना ये राइस की वैरायटीज हैं, और मेज की वैरायटीज के नाम है शक्ति, रतन एंड प्रोटीना। ये बुक में लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखे हैं, तो नाम आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, नाम तो वही आएंगे, सोनालिका कल्याण सोना व्हीट, जया रत्ना राइस। लेकिन अगर आ गए तो आप इनको भी एक बार देख लीजिए, बचेंगे नहीं फिर ये आपसे, ठीक है। अब आ जाते हैं सिंगल सेल प्रोटीन पर, SCP। इस पे तो क्वेश्चन आवे ही आवे है, मैं स्लैंग बोल रहा हूं, इस पे तो क्वेश्चन आवे ही आवे है, राइट। चलिए देखते हैं SCP क्या है। नाम पढ़कर ऐसा लगता है कि एक सेल से प्रोटीन बनाया गया, ऐसा है नहीं। एक सेल से 1000 लीटर प्रोटीन कैसे बन सकता है? तो ये नाम मिसनोमर है। मतलब आप इससे मिसगाइड हो जाते हैं, मिसगाइड नहीं होना चाहिए। प्रोटीन्स आर derived from microbial biomass of a single species of microbe। इसलिए नाम है सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल स्पीशीज ऑफ माइक्रोब से बनाया जाता है, इसलिए नाम है SCP सिंगल सेल प्रोटीन। बच्चों ये देखा गया है कि अगर एक काव है जिसका वेट 250 kg है, तो ये 200 ग्राम प्रोटीन पर डे देती है। जो मिल्क आता है ना उसमें 200 ग्राम प्रोटीन होता है एक दिन में। इसके कंपैरिजन में ये जो माइक्रोब हैं, एक एग्जांपल है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, इसका अगर 250 ग्राम ले लिया, जस्ट सी द बुक, आपकी बुक में भी लिखा है इसका नाम। अगर इसका 250 ग्राम ले लिया और वेस्ट पे ग्रो करा लिया, वेस्ट पे, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से जो पानी निकलता है ना नालियों में, उस पे ग्रो कर जाता है, मोलासिस पे, वेस्ट पे ग्रो कर जाता है, इनपुट कुछ देना ही नहीं है, तो ये 25 टन प्रोटीन बना सकता है। आपकी बुक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। 25 टन ऑफ प्रोटीन। एंड ऑफ कोर्स उसे निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होती है। बायोटेक में आपने पढ़ा है बायोरिएक्टर, ठीक है। इस टॉपिक में जो शुरू में दिया हुआ है टोटीपोटेंसी, वो मैं आपको 11 से पढ़ा रहा हूं। टोटीपोटेंसी का मतलब ऑल पावरफुल, दे हैव द पोटेंशियल टू रीजनरेट। और प्लांट का जो भी पार्ट हम लेते हैं, अब जैसे आप, कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने इस साल 12th किया होगा, तो अब आप अपने स्कूल के क्या बन जाएंगे? 12 पास हो गया, आप कहेंगे हम बन गए एक्स स्टूडेंट। इसी तरह से प्लांट का जो भी पार्ट आप तोड़ करके लाए वो बन गया एक्स प्लांट।
वो पहले प्लांट का पार्ट था, वो बन गया एक्सप्लांट। अब उसको लैब में कल्चर करते हैं। तो ट्यूब में सबसे पहले क्या बनता है? कैलस। क्योंकि जो कल्चर ट्यूब होती है उसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम रखते हैं, साथ में हार्मोन भी रखते हैं। पहले डालते हैं साइटोकाइनिन, इससे शूट बनती है बीएपी। साइटोकाइनिन का नाम है बीएपी, बाप। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, टिश्यू कल्चर में पहले शूट बनवाई जाती है। बेंजाइल अमीनोप्यूरिन, और उसके बाद में डालते हैं ऑक्सिन, NAA, इससे रूट बनती है। और जब छोटा सा पेड़ ट्यूब में निकल आता है तो उसे फील्ड में लगाते हैं। उससे पहले उसे बहुत हार्डनिंग दी जाती है, ऐसी कंडीशन दी जाती है क्योंकि उसे फील्ड में जाना है, तो उसे ना ट्रेनिंग दी जाती है उस प्लांटलेट को छोटे से, कि तुम लो लाइट में जी के दिखाओ, हाई टेम्परेचर पे जी के दिखाओ, कम पानी में जी के दिखाओ। अगर तुम पास हो गए तो फील्ड में जाओगे। इसे हार्डनिंग बोलते हैं, हार्डनिंग। और ट्यूब की जो मीडियम है उसे चेंज करते रहते हैं, उसे सब कल्चरिंग कहते हैं, सब कल्चरिंग। खैर, फिर कैलस से बन जाता है प्लांटलेट। कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू। और इससे जब रूट, स्टेम और लीफ बनेगी तो उसे बोलेंगे रीडिफरेंशिएटेड, वो अलग होगी। ठीक है, ये तो बात हुई प्लांट टिश्यू कल्चर की। अब एक स्कीम देखिए। ये दो प्लांट्स की सेल हैं, ए और बी। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल और न्यूक्लियस। वैक्यूल 90% पार्ट तक ऑक्यूपाई कर सकता है। इसमें हमने क्या डाला? सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। इससे सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई। प्लांट सेल की सेल वॉल को जब डाइजेस्ट कर दिया जाए तो बचता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ ए सेल। और एनिमल सेल में आपको प्रोटोप्लाज्म मिलेगा नहीं, क्योंकि आप वहां सेल वॉल ही नहीं है, आप उसे डाइजेस्ट कैसे करेंगे? वो तो होती ऐसी है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो ये बना प्रोटोप्लास्ट। अब इसे आप कल्चर कर रहे हैं लैब में। फिर आपने क्या करा? इन दोनों को ब्रीफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट। इतना लंबा क्यों बोल रहा हूं मैं खाली बोल दूं शॉक, ये भी तो आसान है। शॉक दिया और पुट इन पेग, PEG, पेग। पेग की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एक डिटर्जेंट है। तो लेबोरेटरी में यूज होता है। इससे क्या होता है कि हमको दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाते हैं। हमने ये जो सेल ली थी ना ए और बी की, ये बॉडी सेल्स ली थी, सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स ली थी हमने।
बॉडी सेल्स। तो अब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा सोमैटिक हाइब्रिड सेल। दोनों की सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो गई तो हमको मिला सोमैटिक हाइब्रिड सेल। अब इस सेल को कल्चर करेंगे तो हमें मिलेगा सोमैटिक हाइब्रिड प्लांट। इसी को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बुक में लिखा है कि इट हैज ऑलरेडी बीन डन। ए को उन्होंने बोला पोटैटो और बी को बोला टमाटो, और ये जो बना इसका नाम रखा पोमैटो। वो चाह रहे थे कि जमीन के नीचे आलू निकले और जमीन के ऊपर टमाटर निकले एक ही पेड़ में, कम जगह में दो खेती एक साथ हो जाए, दो खेत की जगह एक खेत में हमें आलू और टमाटर दोनों मिल जाएं। तो उन्होंने लिखा है कि इसके पास वो डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं थे, बन तो गया लेकिन डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं थे क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी। एज सिंपल इट इज। सो दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच and all the best.